वेलकम प्यारे बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको कल ये वादा किया था कि मैं आपको आज के दिन तक सारे गद्य खंड के महत्वपूर्ण पाठों के सारे प्रश्न उत्तर, इवन एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर, PYQ सब एक ही वीडियो में करवा दूंगा। तो कल मैंने 3 चैप्टर की वीडियो बना दी थी, भक्तिन, बाजार दर्शन और काले मेघा पानी दे। और आज मैं आप लोगों के लिए बाकी के गद्य खंड के 3 पार्टों की वीडियो, यानी जो चौथा पार्ट है पहलवान की ढोलक, 5वां शिरीष के फूल और उसके बाद श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इनकी वीडियो भी ले आऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको सारे प्रश्न उत्तर करने को मिलेंगे। आप शॉर्ट में पढ़ें फिर वहां से प्रश्न ना आए, क्या फायदा। क्लियर हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहलवान की ढोलक एक कहानी है, क्योंकि इस बार आपके पास MCQ भी है तो इसलिए ये याद रखना जरूरी है। पहलवान की ढोलक एक कहानी है और इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। यह आपने याद रखना है, फणीश्वर नाथ रेणु। सबसे पहले हमने पढ़ा था भक्तिन, उनकी लेखिका का नाम था महादेवी वर्मा। फिर हमने पढ़ा बाजार दर्शन, उनके लेखक का नाम था जैनेन्द्र कुमार। फिर हमने पढ़े काले मेघा पानी दे, उनके लेखक का नाम था धर्मवीर भारती। अब हमने पढ़ा पहलवान की ढोलक, ये एक कहानी है और इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो एक बार रैंडमली जो चैप्टर है उनके राइटर के नाम भी पढ़ लेना, ऐसी कविताओं और उनके कवि के नाम एक बार रैंडमली पढ़ लीजिएगा, एक MCQ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या मतलब तालमेल था। समझो, कुश्ती के समय ढोल की आवाज, तो जैसे ढोल की आवाज बजती थी ना, जैसे ढोल बजता है और ढोल से आवाज आती है चटधा गिड़धा धूम धड़ा, ये ढोल के साउंड है। तो वो कह रहे कि जब ढोल बजता था ना तो लुट्टन के दांव पेच पर उस पर क्या असर होता था। तो ढोल की आवाज लुट्टन के लिए बहुत मैटर करती थी, क्योंकि लुट्टन का कोई गुरु नहीं था, वो ढोल को ही अपना गुरु मानता था। तो जैसे ढोल की आवाज बजती थी ना, लुट्टन को लगता था कि मेरा गुरु मुझको प्रेरित कर रहा है, और वो ढोल की आवाज सुनकर ही अपने दांव पेच लगाता भी था, दांव पेच बदलता भी था। उसके अंदर एक जोश आ जाता था, उसके अंदर एक फुर्ती आ जाती थी, उसके अंदर जीतने की चाहत बढ़ जाती थी। बस वो यही पूछ रहे कि ढोल की आवाज का लुट्टन के दांव पेच से क्या मतलब तालमेल है। दांव पेच तो समझते हो ना, जो हम कुश्ती में लगाते हैं। ठीक है, फिर वो प्रश्न पूछ रहे हैं, पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द, वही है पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द चटधा गिड़धा, जो ढोल के साउंड है, और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है। तो ये नीचे वाला तो बहुत सरल है। वो क्या पूछ रहे हैं कि ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या रिलेशन है, पहले उसको समझो। अब फिर वो कह रहे हैं कि पाठ में जो ये ऐसे वर्ड आए ना, चटधा गिड़धा, ऐसे साउंड वाले वर्ड, ये आपके मन में एक कैसी छवि पैदा करते हैं, आपके मन में कैसा जोश भरते। तो नीचे वाले का आंसर तो बहुत सरल है कि ऐसे मतलब ढोल की आवाज सुनकर या ऐसे ध्वन्यात्मक शब्दों को सुनकर हमारे मन में भी जोश पैदा हो जाता है। इसका तो यही आंसर है। लेकिन जो पहला वाला है कि ढोल की आवाज का लुट्टन के दांव पेच के साथ क्या तालमेल था, यह इंपॉर्टेंट है। देखो, अब पहले हम इसका आंसर लिखेंगे। देखो, बहुत सरल है। ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन के शरीर में जोश पैदा हो जाता था। क्लियर है? ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन दांव पेच लगाता था, ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन दांव पेच बदलता था, ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन की हिम्मत बढ़ती थी, ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन दांव पेच सीखता था, ढोल की आवाज एक संजीवनी शक्ति का काम करती थी, मतलब लुट्टन के अंदर एक और भी जोश बढ़ जाता था। ठीक है, और फिर लिख देना जो सेकंड प्रश्न पूछा उन्होंने इसी प्रश्न में, पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज हमारे मन में भी जोश पैदा कर देते। तो बस आधे प्रश्न का आंसर यहां तक है, आधे का यहां तक है। बस जी, अब आप समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ढोल की आवाज का लुट्टन के दांव पेच के साथ क्या तालमेल था। वट इज द रिलेशन बिटवीन ढोल की आवाज एंड लुट्टन के दांव पेच, वो ये पूछ रहे हैं। तो मैंने बता दिया कि क्या है, ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन दांव पेच लगाता था, ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन दांव पेच बदलता था, ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन दांव पेच मतलब काटता था। तो 3 तो यही हो गए, दांव पेच लगाता था, दांव पेच बदलता था और दांव पेच काटता था। उसके बाद ढोल की आवाज लुट्टन की हिम्मत बढ़ाती थी, ढोल की आवाज सुनकर उनके शरीर पे जोश बढ़ जाता था, ढोल की आवाज सुनकर जीतने की चाहत बढ़ जाती थी, ढोल की आवाज संजीवनी शक्ति का काम
करती थी, ढोल की आवाज उसकी हिम्मत बढ़ाती थी। 9 पॉइंट तो यही हो गए, इतना तो आपने लिखना भी नहीं है। इसके अलावा बताओ आप और क्या लिख सकते हो। लुट्टन का कोई गुरु नहीं था, वो ढोल को ही अपना गुरु मानता था, लड़ने से पहले वो उसे प्रणाम करता था हाथ जोड़कर। तो कितनी सारी चीजें। डन। अगला प्रश्न देखो अब, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। तो यह बताना है कि लुट्टन की लाइफ में ना मेरे हिसाब से 3 सबसे बड़े बदलाव आए। आपको उत्तर देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं समरी बता दूंगा। देखो, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में बदलाव आए। पहला देखो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब लुट्टन 9 साल का था ना, एमसीक्यू में भी आ सकता है, जब लुट्टन 9 साल का था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी सास लुट्टन का पालन पोषण करती है। लुट्टन की शायद बचपन में ही शादी हो जाती है, तो उसकी सास ही उसको पालती पोसती है। ठीक है, तो गांव के लोग लुट्टन की सास को परेशान करते हैं, क्योंकि उसकी सास का भी पति नहीं रहता, तो गांव के लोग उसे परेशान करते थे। और लुट्टन उनसे बदला लेने के लिए ही पहलवान बनने की सोचता है। यह प्रश्न भी आ सकता है, समझो लुट्टन पहलवान बनने की क्यों सोचता है। तो इसका आंसर भी तो यही है कि जब लुट्टन 9 साल का था, उसकी माता पिता की मौत हो जाती है, फिर उसकी सास ही उसको पालती है। तो जो गांव के लोग थे वो उसकी सास को अकेला देखकर उसे परेशान करते थे, और तब लुट्टन ने सोचा मैं बड़े होकर इनसे बदला लूंगा, इसलिए उसने पहलवान बनने की सोची। और ये इसकी लाइफ का पहला चेंजिंग मोड भी है। डन। अब दूसरा देखो, लुट्टन एक बार क्या होता है, लुट्टन श्यामनगर के दंगल में चांद सिंह को हरा देता है। एमसीक्यू में आ सकता है कहां के दंगल में। तो श्यामनगर एक जगह है, वहां एक बार दंगल होता है और लुट्टन जो है खतरनाक पहलवान चांद सिंह को हरा देता है। यह पंजाब से आया हुआ पहलवान था। तो जब वो इसे हरा देता है तो राजा खुश होकर लुट्टन को अपने दरबार में रख लेता है। और यहां से भी एक और प्रश्न आ सकता है, लुट्टन को राज दरबार में स्थान कैसे मिला। देखो, मैं हर पॉइंट से नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट कर दे रहा हूं। तो उसको राज दरबार में स्थान कैसे मिला, जब लुट्टन श्यामनगर के दंगल में, दंगल कहते कुश्ती को, जब लुट्टन श्यामनगर के दंगल में पंजाब से आए हुए पहलवान चांद सिंह को हरा देता है, तो राजा साहब खुश हो जाते हैं और उसे अपने राज दरबार में रख लेते हैं। यह भी उसकी लाइफ का सेकंड चेंजिंग मोड है। फर्स्ट तो वही है कि जब बचपन में उसकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उसकी सास को सारे लोग क्या करने लगते हैं, मतलब परेशान करने लगते हैं, तब वो उनसे बदला लेने के लिए पहलवान बनने की सोचता है। सेकंड चेंजिंग मोड है उसकी लाइफ का जब उसे राज दरबार में स्थान मिलता है, जब वो पंजाब से आए हुए खतरनाक पहलवान चांद सिंह को हरा देता है, तो राजा साहब खुश होकर उसको अपने राज दरबार में रख लेते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है, जब राजा का बेटा विदेश से आता है, जब राजा की मृत्यु हो जाती है ना, राजा की जिसने लुट्टन को रखा था राज दरबार में, तो उसका बेटा विदेश से आता है और वो दंगल को बंद कर देता है और घोड़ा रेस शुरू कर देता है, घुड़सवारी। तो तब वो लुट्टन को भी क्या करना पड़ता है, राज दरबार छोड़ना पड़ता है। तो वो राज दरबार से लुट्टन और उसके बेटों को भी निकाल देता है, दोनों बेटों को। तो यहां से भी उसकी लाइफ का चेंजिंग मोड हो गया। तो पहला चेंजिंग मोड वही था जब बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और सब लोग उसकी सास को परेशान करते थे, तब वो पहलवान बनने की सोचता है। सेकंड चेंजिंग मोड जब उसको राज दरबार में स्थान मिलता है, जब वो पंजाब से आए हुए पहलवान चांद सिंह को हरा देता है, तो राजा साहब खुश होकर उसको अपने राज दरबार में रख लेते। और तीसरा चेंजिंग मोड मैंने क्या बताया कि जब राजा का बेटा विदेश से आता है, जब राजा की मौत हो जाती है ना, तो उसका बेटा विदेश से आकर सारा राज दरबार संभाल लेता है और वो दंगल को इतना पसंद नहीं करता था, तो वो दंगल बंद करा देता है और घुड़सवारी ले आता है। इसके कारण उसे लुट्टन को भी अपने राज दरबार से निकालना पड़ता है। ठीक है, अब देखो अगला है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि ढोल की आवाज सुनकर ही लुट्टन ने पहलवानी सीखी थी। ढोल की आवाज सुनकर ही लुट्टन के शरीर में जोश पैदा हो जाता था। ढोल की आवाज सुनकर ही लुट्टन दाव पेच लगाता था। ढोल की आवाज सुनकर ही लुट्टन दाव पेच लगाना सीखा था। ढोल की आवाज सुनकर ही लुट्टन दाव पेच काट। ये पहले ही क्वेश्चन का आंसर है, समझो, रिलेट करना आना चाहिए। लुट्टन ढोल को ही, देखो क्या कह रहे हो, देखो लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, ये ढोल है। क्योंकि तुम्हें पता है कि लुट्टन पहलवान का कोई गुरु नहीं था, उसने ढोल की आवाज सुनकर ही पहलवानी सीखी थी। और फिर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के पॉइंट यहां लिख देना, ढोल की आवाज सुनकर वो दाव पेच बदलता था, ढोल की आवाज सुनकर ही वो दाव पेच काटता था, ढोल की आवाज सुनकर ही वो दाव पेच लगाता था, ढोल की आवाज सुनकर ही उसकी हिम्मत बढ़ती थी, ढोल की आवाज सुनकर ही वो प्रेरित होता था। अब जैसे एक गुरु अपने शिष्य को प्रेरित करता है ना अलग अलग तरीके से, वही काम ढोल कर रहा है। तो पहले वाले ही पॉइंट इसमें भी आ सकते हैं। तो वो ढोल को ही अपना गुरु क्यों मानता था, क्योंकि लुट्टन पहलवान का कोई गुरु ही नहीं था, उसने ढोल की आवाज सुनकर ही पहलवानी सीखी थी। जब भी वो दंगल लड़ने जाता था पहले वो ढोल को ही प्रणाम करता था, और ढोल की आवाज सुनकर फिर सारे पॉइंट लिख देना। अगला प्रश्न है,
गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों की मृत्यु के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? अब उस गांव में ना महामारी फैल जाती है, जब लुट्टन को राज दरबार से निकाल देते हैं और वो अपने गांव चल जाता है ना, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तब तो उसके पास इतना ना पैसा रहता है ना अच्छा खाना रहता है, क्योंकि अब तो वो राज दरबार में भी नहीं है। तो जब गांव में महामारी फैल जाती है ना और लुट्टन के बेटों की भी मौत हो जाती है, दोनों की, तो लुट्टन पहलवान फिर भी क्यों ढोल बजाता है? देखो, तो आपने लिखना है क्यों बजाता था वो ढोल। यहां से मेन पॉइंट, क्योंकि ढोल की आवाज सुनकर लोगों को मरने में आसानी होती थी। यह पॉइंट ढंग से देख लो, अगले प्रश्न के भी मैंने सेम पॉइंट लिखा है, ऐसे लिखा है जो दोनों में फिट होते हैं। तो लुट्टन अपने बेटों की मौत के बावजूद भी ढोल क्यों बजाता रहा? समझो, इसलिए बजा रहा था क्योंकि ढोल की आवाज सुनकर लोगों को मरने में आसानी होती थी। ढोल की आवाज सुनकर लोगों के शरीर में जोश पैदा हो जाता था। याद रख लो ने, ढोल की आवाज सुनकर लोगों को मरने में आसानी होती थी। ढोल की आवाज सुनकर लोगों के शरीर में जोश पैदा हो जाता था। ढोल की आवाज सुनकर लोगों की हिम्मत बढ़ जाती थी। ढोल की आवाज संजीवनी शक्ति का काम करती थी। तो यही मेन कारण है। अपने बेटों की मौत के बावजूद भी लुट्टन पहलवान ढोल इसलिए बजा रहा था क्योंकि ढोल की आवाज सुनकर लोगों को मरने में आसानी होती थी। ढोल की आवाज सुनकर लोगों की हिम्मत बढ़ती थी। ढोल की आवाज संजीवनी शक्ति का काम करती थी। और ढोल की आवाज सुनकर क्या होता है, कहीं ना कहीं लोगों को यह लगता था, लोग सोचते थे कि इस इंसान के बच्चों की मौत हो गई है, तब भी यह ढोल बजा रहा है। तो ऐसे में लोगों की हिम्मत भी बढ़ती है। तो उस एक मतलब मिसाल था। अगला है, ढोल की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर पड़ता था? वही पॉइंट है। देखो, ढोल की आवाज सुनकर लोगों को मरने में आसानी होती थी। ढोल की आवाज सुनकर लोगों के शरीर में जोश पैदा हो जाता था। ढोल की आवाज सुनकर लोगों की हिम्मत बढ़ती थी। देखो, दोनों प्रश्न के सेम पॉइंट है। अब आप रिलेट भी कर सकते हो। देखो, हां, आप बोलोगे सर आपने सेम क्वेश्चन के आंसर कैसे फिट कर दिए? मैं बताता हूं। देखो अब प्रश्न ये थे, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों की मौत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजा रहा था? तो इसीलिए तो बजा रहा था क्योंकि ढोल की आवाज सुनकर लोगों को, उसको पता था कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ढोल की आवाज सुनकर लोगों को मरने में आसानी होती थी। ढोल की आवाज सुनकर लोग प्रेरित होते थे। ढोल की आवाज संजीवनी शक्ति का काम करती थी। ढोल की आवाज सुनकर लोग ये भी सोचते थे कि इस इंसान के बच्चों की मृत्यु हो गई है, फिर भी ये इंसान क्या है, लुट्टन पहलवान ढोल बजा रहा है। तो इससे लोगों की भी हिम्मत बढ़ती थी। यही पॉइंट आपने यहां भी लिखने। देखो, ढोल की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर पड़ता था, वही पॉइंट है। अगला प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव के सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? समझो, जब उस गांव में महामारी फैली थी ना, तो सूर्योदय माने सुबह का क्या दृश्य होता था और शाम का क्या माहौल होता था? होता ही है। अब गांव में महामारी फैली है, लोग मर रहे हैं, तो सुबह का दृश्य कैसा होता है और शाम का कैसे होता है? तो पहले आपने लिखना है सूर्योदय के समय। सूर्योदय का मतलब होता है सुबह के समय क्या दृश्य होता था। देखो, गांव खाली होता जा रहा था, रोज 2-3 लाश पड़ी हुई मिलती थी, गांव सूने हो रहे थे, औरतें एक दूसरे को दिलासा दे रही थी। ये सुबह का दृश्य है। रोज क्या होता था, देखो, गांव खाली हो रहे थे। अब रोज सुबह देखते ना तो हर 1-2 लाश मिल रही थी, रोज सुबह लोग मर रहे थे। तो रोज क्या होता था, गांव खाली। ये सूर्योदय का याद कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्योदय के समय क्या होता था, सुबह के समय गांव खाली हो रहे थे, रोज 2-3 लाश पड़ी हुई मिलती थी, गांव सूने हो रहे थे, औरतें एक दूसरे को दिलासा देने एक दूसरे के घर जाती थी। ये सुबह का है। और शाम के समय क्या होता था, सूर्यास्त के समय लोग अपनी झोपड़ी में घुस जाते थे। झोपड़ी में से चूं की आवाज भी नहीं आती थी। कैसे आएगी? अब लोगों के अंदर जान ही नहीं है, बेचारे महामारी फैली है, ऊपर से खाना नहीं मिल रहा, बीमार पड़े, तो लोग अपनी झोपड़ी में घुस जाते थे। शाम का दृश्य है। झोपड़ी में से चूं की आवाज भी नहीं आती थी, लोगों में कुछ बोलने की हिम्मत तक नहीं थी, और मां के गले में इतनी जान नहीं थी कि वो अपने मरते हुए बेटे को बेटा कहकर पुकार सके। क्यों? क्योंकि बेचारे वो भी इतने दुख में, खाली पेट, भूखा, महामारी। तो ये सब है ये सूर्योदय। तो पता चल गया सूर्योदय के समय क्या होता था, रोज 2 से 3 लाश मिलती थी, गांव खाली हो रहे थे, गांव सूने हो रहे थे, और औरतें एक दूसरे के घर दिलासा देने जाती थी। शाम को क्या होता था, लोग अपनी झोपड़ी में घुस जाते थे, झोपड़ी में से चूं की आवाज भी नहीं आती थी, लोगों के अंदर कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, और मां के गले में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने मरते हुए बेटे को बेटा कहकर पुकार सके। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते, इसका आपने मीनिंग बताना है इस लाइन का। आकाश से टूटकर यदि कोई तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति रास्ते में ही समाप्त हो जाती। समझो, इसका मतलब यह कि उस गांव में ऐसा माहौल था ना कि उस गांव में खुशियां भी नसीब नहीं हो रही थी। देखो, आकाश से टूटकर यदि कोई तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी शक्ति रास्ते में ही समाप्त हो जाती थी। वही बात है। देखो, आसमान में तारे चमक रहे थे लेकिन लोगों को उनका प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा था। समझो, मतलब लोगों को खुशी महसूस ही नहीं हो रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे लेकिन लोगों को उनका प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि गांव में महामारी फैली हुई थी,
रोज 2 से 3 लाशें पड़ी हुई मिल रही थी, इस कारण लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। तो इसमें तुमने ना वर्णन करना है उस समय का। आकाश से टूटकर यदि कोई तारा, यानी कि आकाश में तो तारे चमक रहे हैं लेकिन लोगों को उनका प्रकाश महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? फिर सिचुएशन का वर्णन कर देना। गांव में महामारी फैली है, लोग हैजा से मर रहे हैं, लोगों के गलों में ताकत नहीं है, रोज 2-3 लाश मिल रही है ना, निराशा छाई हुई है, सब कुछ लिख देना पहले वाले के पॉइंट। अगला है ढोलक की थाप। थाप माने जो आवाज है जो हम बजाते हैं। ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। कला से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। देखो, कला का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध होता है। कैसे? अब देखो, लुट्टन पहलवान जब ढोल बजाता था ना, कई लोगों का काम होगा जो ढोल बजाकर पैसा कमाते। ढोल बजाना भी एक कला है। समझो क्या पूछ रहे। तो हर इंसान अपनी कला को दिखाकर क्या है, अपना परिवार चलाता है, लोगों को प्रसन्न करता है। अब सर्कस में कोई जोकर बन रहा है, ये उसकी कला है, आप मजाक नहीं उड़ा सकते। कला का जीवन से बहुत गहरा संबंध होता है। लोग अपनी कला को देखकर अपना घर चलाते हैं, लोगों को खुश करते हैं। एक हीरो हीरोइन है, वो भी तो अपनी कला दिखाकर क्या है, लोगों को, ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। तो हर चीज एक कला है। देखो अब इसमें क्या लिखोगे, कला का हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कला वाला। कला का हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। कलाकार अपनी कला दिखाकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता है और उन्हें खुश करता है। कला के कारण ही लोगों को रोजगार मिलता है। अपनी कला दिखाकर लोग अपना पेट पालते हैं। और यह लिख देना लास्ट में, जीवन कला की रचना करता है और कला जीवन की। अगर तुम्हें भगवान ने जीवन दिया है तो तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कला भी होगी, और अगर तुम्हारे अंदर कोई कला होगी तो वो तुम्हारा जीवन भी बना देगी। समझो, अगर मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो मैं आज तुम्हें पढ़ा नहीं रहा होता। तो जीवन, भगवान ने हमें जीवन दिया ना, फिर हमने अपनी कला को दिखाया पढ़ाने की, और शायद ये पढ़ाने की कला ही हमारा फ्यूचर बना दे आगे। तो वही है, जीवन कला को बनाता है और फिर कला जीवन को बनाती है। बहुत अच्छी कोटेशन है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना प्रश्न, कला का जीवन से क्या संबंध होता है। तो मैंने बोला ना, कोई भी कलाकार क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं कला, वो अपनी कला को दिखाकर अपना घर चलाता है, लोगों के दिलों में जगह बनाता है, लोगों को खुश करता है। लोग इंसान को उसकी कला से ही भविष्य तक के लिए जानते हैं। होता ही है। अब तुम भी बोलोगे सर अच्छा पढ़ाते थे मोहित सर, तो कुछ भी चीज है तो वही वाली बात है इसमें। और लुट्टन पहलवान की कला भी ढोल बजाने की, जो ढोल बजाकर लोगों को प्रेरित कर रहा था, तो चैप्टर का भी ऐड कर सकते हो, बहुत है लिखने के लिए। अगला प्रश्न है वही, इसको भी समझो। कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं होता। कला माने एक कलाकार, अब जैसे लुट्टन पहलवान, व्यवस्था का मतलब होता है यहां पे टाइम पीरियड से, मतलब कोई भी कला ना व्यवस्था के साथ क्या होता है, व्यवस्था का मोहताज नहीं है। अब देखो, पहले के समय में दंगल ज्यादा होते थे, आज थोड़ा थोड़ा इनका क्रेज कम हो गया। अब तो बच्चे फोन पे लगे हुए हैं, यानी कि कलाएं बदल रही हैं। पहले के समय में तुमने गुड्डे गुड़ियों का खेल देखा होगा, राजस्थान के लोग बहुत करते, कठपुतली का नाच। लेकिन आज देखो, समय के साथ साथ क्या हो रही है, कहीं ना कहीं कलाएं क्या होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही है। समझ रहे हो? लोक कला, लोक कला उन्हें कहते हैं जो पर्टिकुलर क्षेत्र में फेमस होती है। जैसे राजस्थान में कठपुतली का नाच हो गया, पंजाब हरियाणा में दंगल हो गया, तो ये सब वहां की लोक कलाएं हैं। तो ये व्यवस्था का मोहताज नहीं होता, मतलब एक कलाकार जो होता है ना, वो कला दिखाने के लिए स्वतंत्र होता है। आगे बात समझ में। अब YouTube क्यों बने हुए, YouTube चैनल जितने भी हैं, ताकि उसमें आप अपनी कला को दिखाकर लोगों के दिलों में जगह बना सको। अगर तुमको कहीं कुछ कोई तुम्हारी कला की कदर नहीं कर रहा, तो तुम YouTube चैनल में डालो, जिनको पसंद आएगा वो डेफिनेटली देखेंगे। तो वही है, देखो, कोई भी कलाकार अपनी कला को दिखाने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, उसकी कला को कोई रोक नहीं सकता। वही है प्रश्न का मतलब, कि कला व्यवस्था का मोहताज नहीं होती, कला समय का मोहताज नहीं होती है। ठीक है, चाहे अब तुम बोलोगे सर अगर आज कठपुतली का नाच कोई YouTube में दिखाएगा तो कौन देखेगा? नहीं, जो लोग पसंद करेंगे वो शौक से देखेंगे, क्योंकि कठपुतली का नाच अब देखने को बहुत कम मिलता है। तो वही बात है। तो कोई भी कलाकार अपनी कला को दिखाने के लिए स्वतंत्र होता है, उसकी कला को कोई रोक नहीं सकता। वह अपनी कला को दिखाकर लोगों के दिलों को जीत सकता है। जैसे लुट्टन पहलवान को राज दरबार से निकाल दिया गया, लेकिन उसने पहलवानी करना नहीं छोड़ा, तभी वो पहलवानी कर रहा था। तो वही है, यानी कि उसकी कला व्यवस्था का मोहताज नहीं है। भले उसको निकाल दिया तुमने घुड़सवारी रख दी, लेकिन वो तो फिर भी पहलवानी कर रहा है, यानी कि उसने अपनी कला को नहीं छोड़ा। तो एक कलाकार अपनी कला को कभी भी कहीं भी दिखा सकता है, लोगों के दिलों में जगह बना सकता है। अगला है, कहानी के अंत में लुट्टन हमारे सामने क्या प्रश्न छोड़ जाता है। देखो, इसमें वही प्रश्न है, क्या किसी व्यक्ति की कला का कोई मूल्य नहीं? मतलब समझो, जब तक मतलब घुड़सवारी आई तो राजा के बेटे ने उसको निकाल दिया, तो क्या किसी व्यक्ति की कला का कोई मूल्य नहीं?
क्या हमें समय के साथ लोक कलाओं को भूल जाना चाहिए? लोक कला कहते हैं जो पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड है, मैंने बताया जैसे राजस्थान में कठपुतली का नाच वो उसमें ज्यादा फेमस है उस जगह में। तो पहले लिख देना, क्या किसी इंसान की कला का कोई मूल्य नहीं? दूसरा, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना क्योंकि प्रश्न वही है, लुट्टन हमारे सामने क्या प्रश्न छोड़ जाता है, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना कि क्या किसी व्यक्ति की कला का कोई मूल्य नहीं? क्या हमें समय के साथ इन कलाओं को भूल जाना चाहिए? क्या हमें समय के साथ इन कलाओं को बदल देना चाहिए? यही तो प्रश्न है कि क्या किसी व्यक्ति की कला का कोई मूल्य नहीं, क्या समय के साथ हमें इन कलाओं को भूल जाना क्या चाहिए, क्या समय के साथ हमें इन कलाओं को बदल देना चाहिए? तो ऐसे में तो हमारी संस्कृति की पहचान भी क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। अगर हम अपनी पुरानी रीति रिवाजों परंपराओं को नहीं मानेंगे तो हमारी संस्कृति तो खत्म हो जाएगी। अगला है, लुट्टन अपने पुत्रों को क्या शिक्षा देता था? तो लुट्टन के दो बेटे थे, वो अपने पुत्रों को पता क्या शिक्षा देता था? हमेशा लड़ने से पहले ढोल को प्रणाम करना, क्योंकि लुट्टन भी वही काम करता था, लुट्टन ढोल को ही अपना गुरु मानता था। तो लुट्टन अपने बेटों से भी कहता था कि लड़ने से पहले ढोल को प्रणाम करना, लड़ते समय ढोल की आवाज पर ध्यान देना, अपने मालिक को हमेशा खुश रखना, अपने मालिक के प्रति वफादार रहना जैसे वो राजा के प्रति था। और लुट्टन अपने बच्चों को दिन के समय सांसारिक ज्ञान भी देता था। दिन के समय सांसारिक ज्ञान माने जो ये नॉलेज होता है कि अच्छे से रहना, सांसारिक ज्ञान उसी को कहते हैं कि एक संसार में हमें कैसे रहना है समाज में। तो लुट्टन अपने बेटों को यही शिक्षा देता था। क्या क्या बोला मैंने कि एक तो ढोल से रिलेटेड, लड़ने से पहले ढोल को प्रणाम करना, ढोल की आवाज पर ध्यान देना लड़ते समय, अपने मालिक को खुश रखना, अपने मालिक के प्रति वफादार होना, दिन में उनको सांसारिक ज्ञान भी देता था। अगला प्रश्न है, लुट्टन को राज दरबार में स्थान कैसे मिला? तो मैं बता चुका हूं, इससे उसके जीवन में क्या बदलाव आया। तो लुट्टन को राज दरबार में स्थान कैसे मिला? जब लुट्टन पंजाब से आए हुए पहलवान चांद सिंह को दंगल में हरा देता है तो राजा साहब खुश होकर उसको राज दरबार में रख लेते। ठीक है, रख लेते। अब क्या होता है देखो, राज दरबार में आने के बाद लुट्टन के जीवन में क्या बदलाव आया, तो अब उसका आंसर लिखेंगे। राज दरबार में आने के बाद लुट्टन का जीवन बदल गया, लुट्टन को अच्छा खाना मिलने लगा, लुट्टन को अच्छे कपड़े मिलने लगे, लुट्टन के बेटों को भी राज दरबार में रख लिया गया, उन्हें भी अच्छा खाना मिला, सब लोग लुट्टन का सम्मान करने लगे, लुट्टन अधिक खुश रहने लगा। तो राज दरबार में आने के बाद उसे अच्छा खाना मिला, ठीक है, अच्छे कपड़े मिले, उसके बच्चों को भी राज दरबार में रख लिया, उनको भी अच्छा खाना मिला, उनको भी अच्छे कपड़े मिले, लुट्टन का सब जगह सम्मान होने लग गया, लुट्टन का सब जगह नाम होने लग गया, लुट्टन को सब जानने लग गए। तो यही लिखना है। पहलवान की बुद्धि यानी लुट्टन की बुद्धि बच्चों जैसी हो गई थी, यह बात आप कैसे कह सकते हैं? तो पता लुट्टन की बुद्धि बच्चों जैसी कब हो गई? जब लुट्टन राज दरबार में रहने लगता है ना, तो वो क्या करता है देखो, वह सीटी बजाता घूमता रहता था, उसके मुंह में 8 से 10 पान ठूसे रहते थे और उसका जो रस है वो उसकी ठुड्डी तक लगा रहता था। ये लुट्टन का एक तरीका है। जब लुट्टन राज दरबार में रहने लग गया ना, तो वो सीटी बजाता बजाता चारों तरफ घूमता रहता था और उसके मुंह में 8 से 10 पान ठूसे रहते थे, पान का जो रस है वो उसकी ठुड्डी तक लगा हुआ रहता था, आंखों पर उसने रंगीन चश्मा पहना रहता था, हाथ में खिलौने रहते थे, हाथी की चाल वो चलता रहता था। तो इससे प्रूफ होता है कि लुट्टन की बुद्धि बच्चों जैसी हो गई थी। वही है, रंगीन चश्मा लगा रखा है, हाथी के जैसे चल रहा है, मुंह में 8 से 10 पान ठूसे, उनका रस नीचे टपक रहा है, ठुड्डी तक लग रहा है, ठीक है, हाथों में खिलौने लेके घूम रहा है, ऐसे ही है बस जी। अगला है, लुट्टन को राज दरबार में स्थान मिलने पर किन लोगों ने आपत्ति दर्ज की और इस पर राजा साहब ने क्या जवाब दिया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ रखा था बोर्ड एग्जाम में पिछले से पिछले साल। पता जब लुट्टन को राज दरबार में स्थान मिल गया ना, तुम्हें पता है कैसे मिला? जब वो पंजाब से आए हुए पहलवान चांद सिंह को हरा देता है तो राजा साहब खुश होकर उसको अपने यहां रख लेते हैं। तो पता उस पर आपत्ति कौन लोग करते हैं? जो राजा के पंडित होते हैं और राजा का जो मैनेजर होता है। राजा के पंडित पता क्या बोलते हैं? अरे ये नीच जाति का है, मतलब ये छोटी जात का है, तो तुमने इसे राज दरबार में क्यों रख लिया? देखो तो देखो सुनो, लुट्टन को राज दरबार में स्थान मिलने पर राजा के पंडित और उसके मैनेजर साहब ने आपत्ति दर्ज की। इस पर राजा श्यामानंद ने कहा, राजा का नाम था श्यामानंद, इस पर राजा ने कहा, क्या कहा कि उसने क्षत्रिय का काम किया है। क्षत्रिय का काम माने होता है, क्षत्रिय वो होता है जो युद्ध में लड़ता है। तो राजा कहते हैं कि उसने चांद सिंह को हराकर क्षत्रिय का काम किया है, इसलिए उसको राज दरबार में स्थान मिलना चाहिए। ये राजा का जवाब था उनके लिए, किन के लिए? राजा के पंडितों के लिए और मैनेजर साहब के लिए। तो किन लोगों ने आपत्ति दर्ज की? राजा के पंडितों ने और उसके मैनेजर ने। तो इस पर राजा कहते हैं कि लुट्टन ने चांद सिंह को हराकर एक क्षत्रिय का काम किया है, इसलिए उसको राज दरबार में स्थान मिलना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहीं से कोई ना कोई प्रश्न होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, यानी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सीरीज के फूल। धन्यवाद।